हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण आवर एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि आप लोग अपना नोट्स अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण क्या होता है? पर्यावरण दो शब्द परि धन आवरण से मिलकर बना होता है। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, यानी कि पर्यावरण हमें चारों ओर से घेरे रहता है, जिसका अर्थ भी लिखा हुआ है, जिसका अर्थ हुआ कि चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण उस परिवेश को दर्शाता है जो कि सजीवों को सभी तरफ से घेरे रहता है तथा उनके जीवन को प्रभावित करता है। इसके अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल आते हैं। पर्यावरण को एक इस तरह से भी समझ लेते हैं कि पर्यावरण शब्द जो है वो भौतिक और जैविक दुनिया के सभी तत्वों के साथ ही सबके बीच संबंधों को दर्शाता है। यानी कि कहा जा सकता है कि मनुष्य या अन्य जीव जंतु जिस प्रकार से वातावरण से प्रभावित होते हैं और वातावरण को अपने क्रियाकलापों के द्वारा स्वयं भी प्रभावित करते रहते हैं, उसका अध्ययन हम पर्यावरण के अंतर्गत करते हैं। आइए अब हम पारितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र के बारे में जान लेते हैं। कि पारितंत्र जो होता है वो जीवित और निर्जीव घटकों से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे को पारस्परिक संबंधों के द्वारा प्रभावित करते रहते हैं। यहाँ पे प्रभावित होना चाहिए कि एक दूसरे को अपने पारस्परिक संबंधों के द्वारा प्रभावित करते रहते हैं। अब आ रहे हैं पारितंत्र के प्रकार पे। पारितंत्र दो प्रकार का होता है। पहला सामने ही दिख रहा है, प्राकृतिक पारितंत्र, और दूसरा होता है बेटा कृत्रिम या मानव निर्मित पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र क्या होता है? जो ऐसा पारितंत्र जो प्रकृति के द्वारा स्वयं बनाया गया हो, ठीक है, जैसे मनुष्य द्वारा ना बनाया गया हो, ऐसा पारितंत्र जो स्वयं प्रकृति के द्वारा निर्मित हो, उसे हम कहते हैं प्राकृतिक पारितंत्र। जैसे कि नदियाँ हो गई, पहाड़, पर्वत और समुद्र, मरुस्थल, ये सब क्या है? प्राकृतिक पारितंत्र है, क्योंकि इनको बनाने में मनुष्य का किसी भी प्रकार से योगदान नहीं है, ठीक। और जबकि कृत्रिम पारितंत्र में क्या देखते हैं? कृत्रिम पारितंत्र जो होता है मनुष्य अपने सुविधा अनुसार अपने लाभ के लिए बस स्वयं बनाता है और उसे हम कहते हैं कृत्रिम पारितंत्र। जैसे कि हो गए, जैसे खेत हो गए, बाग बगीचे और तालाब, ये सब क्या है? कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। चलिए प्राकृतिक पारितंत्र पे आते हैं। देखिए लिखा भी गया है कि जिसका निर्माण स्वयं प्रकृति के द्वारा किया गया हो और इसमें किसी भी प्रकार का मानवीय हस्तक्षेप ना हो, जैसे कि वन, नदी, झील, समुद्र, मरुस्थल आदि, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक पारितंत्र। प्राकृतिक पारितंत्र के भी कई प्रकार हैं। देखिए इसमें पहला है जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो जलीय स्रोतों में निर्मित हो, जो जल में निर्मित होता है या जल में बनता है, उसे हम कहते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जलीय पारिस्थितिक तंत्र भी कई भाग में है। देखिए इसका जलीय पारिस्थितिक तंत्र का भी ये पहला है, ए है स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। बहते जल व स्थिर जल के पारितंत्र को हम कहते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र या स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र। जैसे कि तालाब, नदी, झील आदि। नदी है बेटा यहाँ पे बहते हुए जल का उदाहरण, और जो तालाब और झील है ये क्या है? ये जलीय पारिस्थितिक ये स्थिर जल के पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। देखिए अभी हमने देखा कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पहला था स्वच्छ जलीय पारिस्थितिक तंत्र और उसी का दूसरा है, बी है समुद्री पारिस्थितिक तंत्र, मैराइन वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो मैराइन वाटर इकोसिस्टम क्या है? ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो समुद्र के अंदर या समुद्र तटीय क्षेत्रों में निर्मित होता है, उसे हम कहते हैं समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। फिर अब आ रहे हैं हम दूसरे वाले पे। पहला स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र देखा था। पहला हमने देखा था जलीय पारिस्थितिक तंत्र ना। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हमने दो प्रकार से उसको देखा था, एक था स्वच्छ जलीय और दूसरा था समुद्री पारिस्थितिक तंत्र। फिर अब दूसरा आ रहा है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र भी देखिए तीन प्रकार से है। पहला है घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र, क्रॉसलैंड इकोसिस्टम।
दूसरा है मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, डेजर्ट इकोसिस्टम, और तीसरा है वन का पारिस्थितिक तंत्र, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जो स्थल पर निर्मित होता है उसको हम कहते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। और स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र भी 3 प्रकार से बटा हुआ है। पहला है घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। देखिए, आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा ही होगा कि कुछ देशों में बहुत ही ऊंचे ऊंचे घास के मैदान पाए जाते हैं, वहाँ जंगल नहीं होते, ठीक है, केवल घास के मैदान होते हैं। जैसे आप लोगों ने सवाना और प्रेयरीज घास के मैदान तो पढ़े ही होंगे, तो उन घास के मैदानों में जिस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होता है उसका अध्ययन हम इस घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। घास के पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत रहने वाले जीव जंतु जिस प्रकार से वहाँ के वातावरण को प्रभावित करते हैं या स्वयं भी प्रभावित होते हैं, ठीक है, तो उसका अध्ययन हम करते हैं घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। दूसरा है, देखिए, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। मरुस्थल में रहने वाले जीव जो हैं जब वहाँ के वातावरण से प्रभावित होते हैं और प्रभावित करते हैं तो उसका अध्ययन हम मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार से वन का पारिस्थितिक तंत्र जब हम देखते हैं कि वन में रहने वाले जीव जंतु जब वन के वातावरण से प्रभावित होते हैं और अपने क्रियाकलापों के द्वारा वन के वातावरण को प्रभावित करते हैं तो उसका अध्ययन हम वन के पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम या मानव निर्मित पारिस्थितिकी। मैंने पहले ही इसके बारे में बताया है कि ऐसा पारिस्थितिक तंत्र जिसका निर्माण मानव के द्वारा कृत्रिम रूप से किया जाए उसको हम क्या कहते हैं, मानव निर्मित पारिस्थितिकी या कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। जैसे है धान या गेहूं के खेत, बाग बगीचे, जल जीवशालाएँ। जल जीवशाला को ही बोलते हैं वाटर एक्वेरियम। वाटर एक्वेरियम तो आप लोगों ने देखा ही होगा, शॉप में भी शॉप वगैरह में या किसी के घर में भी होगा, जो कांच का बना हुआ बॉक्स जैसा होता है और उसमें पानी भरे रहती है और मछलियाँ भी छोटी छोटी पाली जाती हैं, बिल्कुल तालाब जैसा उसको मॉडल कह सकते हैं, तालाब का छोटा मॉडल, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाटर एक्वेरियम। नेक्स्ट है हमारा पारितंत्र के घटक। इसमें पहला है अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत भी कई अन्य भाग हैं। देखिए, इसमें पहला है अकार्बनिक तत्व। अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत आता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, खनिज लवण। खनिज लवण के अंतर्गत आया कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सल्फर आदि, ठीक है। अजैविक घटक का दूसरा है, देखिए, कार्बनिक पदार्थों के बारे में, जैसे कि हाइड्रोजन, लिपिड्स एवं प्रोटीन आदि। तीसरा है जलवायु कारक, सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, मृदा, ताप आदि, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें अजैविक घटक के अंतर्गत आती हैं। और दूसरा है जैविक घटक। जैविक घटक में पहला देखिए प्राथमिक उत्पादक, यानी कि हरे पौधे। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं ही निर्मित करते हैं, आप तो जानते ही हैं। तो ये जो है अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए इनको कहते हैं उत्पादक, प्राथमिक उत्पादक, और भोजन अपना स्वयं निर्मित करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं स्वपोषी। दूसरा देखिए द्वितीय उत्पादक या उपभोक्ता। द्वितीय उत्पादक यानी कि ये द्वितीय उत्पादक है, उपभोक्ता इसलिए कहा गया क्योंकि ये अपना भोजन जो है प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त करते हैं और ये भोजन के लिए अन्य पदार्थों पर निर्भर करते हैं, ठीक है, किसी अन्य पर निर्भर होते हैं, इसलिए इन्हें उपभोक्ता कहा गया है। जैसे कि मनुष्य या जंतु हुआ, अपने भोजन के लिए ये दूसरों पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं परपोषी। तीसरा देखिए अपचायक एवं अपघटक। इसका उदाहरण दिया हुआ है कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ, केचुआ आदि, ठीक है। जब प्राथमिक उत्पादक और द्वितीयक उत्पादक जो हैं यानी कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य आदि, जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके मृत शरीर को सड़ाने गलाने के लिए या इनके मृत शरीर को अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने के लिए इन अपचायक या अपघटकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये अपचायक और अपघटक जो होते हैं बेटा, ये मृत पदार्थों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये जब कोई जंतु मृत हो जाता है तो उस समय बाद इन पे ये स्वयं ही उत्पन्न होने लगते हैं, उनके शरीर पर ये स्वयं ही उत्पन्न होने लगते हैं
और उनके शरीर को सड़ा गला करके अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। क्योंकि ये मृत शरीर से या मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें हम मृतपोषी या मृतोपजीवी भी कहते हैं। ये सब टर्म्स आपको याद होने चाहिए कि स्वपोषी क्या होता है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बना सके। परपोषी जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं पर प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर करे या अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर करता है, तो उसे हम कहते हैं परपोषी। और तीसरा जो है मृतोपजीवी या मृतपोषी, जो अपना भोजन मृत जीव जंतुओं के शरीर से प्राप्त करता है, उसे हम कहते हैं मृतपोषी। ठीक है, यानी कि मृत जीव जंतुओं पर जो निर्भर रहता है भोजन के लिए, उन्हें ही हम कहते हैं मृतपोषी या मृतजीवी। नेक्स्ट है हमारा पारितंत्र में पदार्थों का चक्रण। हमारे पारितंत्र में कोई जीव जंतु जो है जन्म लेता है, वृद्धि करता है, ठीक है, और वृद्धि के पश्चात मृत्यु को प्राप्त कर जाता है और मृत शरीर पर अपघटक जो हैं उत्पन्न हो जाते हैं और अपघटकों का मृत शरीर को सरल पदार्थों में तोड़कर फिर पुनः ही प्रकृति में मिला देने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं पदार्थों का चक्रण। देख लेते हैं फिर से कि किसी भी पारितंत्र के समुदाय तथा अजैव वातावरण के बीच पदार्थों का निर्माण होना, आदान प्रदान तथा अपघटन की प्रक्रिया जो है वो हमेशा अपघटन की प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें जीव भोजन प्राप्त करके वृद्धि करता है, जिससे कि कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। अपघटक कार्बनिक पदार्थों को विखंडित करके अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जिससे कि पारितंत्र में पदार्थों का चक्रण चलता रहता है। ठीक है, फिर से इसको समझ लीजिएगा अच्छे से।